हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, आई होप आपने रिवाइज किया होगा। उससे रिलेटेड जो भी PYQ होंगे आपने सॉल्व किए होंगे। जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो थेरेपेटिक डाइट, न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग की हुई थी। थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। थेरेपेटिक क्या होता है, डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमारा डिस्कस हुआ था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, पेपर भी सॉल्व किए होंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है फूड स्पॉयलेज, यानी खाद खराबी। फूड स्पॉयलेज के रीज़न क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, फूड स्पॉयलेज जो होता है वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप अच्छे से समझिए। जो फूड स्पॉयलेज है वो व्हाट इज़ द फूड स्पॉयलेज, व्हाट इज़ द फूड स्पॉयलेज यानी खाद खराबी क्या होती है। डिफिनीशन इसकी क्या होती है, खाद खराबी वो प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे वो खाने लायक नहीं रहता है। यानी फूड स्पॉयलेज इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड डिटेरियोरेटेड इन क्वालिटी मेकिंग इट अनफिट ऑफ कंजप्शन। समझ रहे हैं। यानी कि खाद्य खराबी को समझना स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। खाद्य खराबी वो प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन की गुणवत्ता, अगर आपका फूड आपका खराब हो गया है, तो जब आपका फूड खराब हो जाता है तो उसकी क्वालिटी जो होती है, न्यूट्रिएंट होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम ही आ जाती है, खराब हो जाते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है गुणों में, जिससे वो खाने लायक नहीं रहते हैं, जिससे वो फूड हमारा ख़राब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहते हैं। महत्व क्या होते हैं, यानी कि खाद्य खराबी को समझना स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक है। यानी कि फूड स्पॉयलेज को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर फूड स्पॉयलेज के बारे में पता होगा कि फूड स्पॉयलेज होता क्या है, क्यों होता है, रीज़न इसके पता होंगे, तो आप उसको सही करके अपना स्वास्थ्य सुरक्षा कर सकते हैं और खाद्य संरक्षण के लिए भी आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको फूड स्पॉयलेज के बारे में पता है कि फूड स्पॉयलेज होता क्या है, तो आप फूड को तो हेल्दी रख सकते हैं, यानी स्वास्थ्य को हेल्दी रख सकते हैं, और जो हमारा फूड खराब होता है खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। जो फूड हमारा स्पॉयलेज हो जाता है वो उसके खाद्य संरक्षण के लिए आवश्यक होगा, यानी फूड स्पॉयलेज को बचाया जा सकता है अगर आपको फूड स्पॉयलेज के बारे में जानकारी होगी, थोड़ा भी कुछ पता होगा। नेक्स्ट हमारा है जो सूक्ष्म जीव, खाद्य खराबी के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होती है, बैक्टीरिया, फफूंद और ईस्ट भोजन को खराब करते हैं। जो बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे फफूंद होते हैं, ईस्ट होते हैं जो भोजन को खराब कर सकते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड ईस्ट डिकम्पोज फूड प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक एंड ऑफ फ्लेवर। यानी कि अगर फूड आपका खराब हो गया है तो उसका जो फ्लेवर है, स्वाद है, सुगंध है, सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा और फूड जो आपका होता है वो जहरीला हो जाएगा, यानी टॉक्सिक हो जाता है। एंजाइम कैसे क्रिया करते हैं, ये तो बैक्टीरिया हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंगी हो गए, कुछ ईस्ट हो गए, जो आपके फूड को खराब करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, भोजन में प्राकृतिक एंजाइम रंग जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर हमारे फूड में मिलाए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग में जो मार्केट वाले फूड होते हैं उसमें कलरिंग का जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो भोजन में प्राकृतिक रंग, स्वाद और बनावट को बदलते हैं। जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर का यूज करते हैं मार्केट में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी है। और जो फूड होता है, फूड का कलर और स्वाद दोनों की बनावट को बदल देते हैं। एंजाइम क्रिया काज क्या हो सकते हैं इसके, फूड खराबी के, जो खाद्य खराबी के कारण क्या हो सकते हैं। खाद्य खराबी के मुख्य कारण जैव, रासायनिक और भौतिक कारकों से संबंधित है। यानी जो फूड आपका स्पॉयलेज होता है उसका मेन कारण क्या हो सकता है, मुख्य कारण क्या हो सकता है, जैविक और रासायनिक, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है और फिजिकल फैक्टर्स।
फूड खराबी यानी फूड स्पॉयलेज के हमारे कुछ कारण हो सकते हैं मुख्य, जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ जो फिजिकल होते हैं वो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीकरण और विकृत गंधता से वसा और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि फैट में हमने पढ़ा था, फैट में क्या होता है? फैट जो होता है, फैट में हमारे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। ये जब हमने फैट का डिस्कस किया था, फैट चैप्टर हमारा चल रहा था, तो फैट में हमने पढ़ा था कि जो फैट होता है, फैट में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है वो कितने से कितने तक हो सकती है? तो हमने पढ़ा था 4 से लेकर 24 तक। 4 से लेकर 24 तक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला कार्बन फैट में होती है। तो जब कार्बन की श्रृंखला हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अणु आपस में जुड़ते हैं, तो जो हमारा फैट होता है, फैट के स्वाद का, यानी फैट से कोई चीज़ें, ऑयली चीज़ें आप बनाते हैं तो उसमें स्वाद में, रंग में, बनावट में परिवर्तन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की जो एक लंबी श्रृंखला होती है हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि जो फैट वाली चीज़ें होती हैं उनके रंग में, कलर में, स्वाद में क्या होता है? इन्हेंस हो जाता है, यानी कि सुधार हो जाता है। इसीलिए जो ऑयली वाली चीज़ होते हैं वो टेस्टी लगते हैं। तो इसके क्या होते हैं? अगर केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अणु होते हैं वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, चिपकते नहीं हैं, आपस में काम नहीं करते हैं। केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वसा के जो पोषक तत्व होते हैं, यानी वसा में जो कलर होते हैं, वसा में जो हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं को चिपकने से जो उनके स्वाद में इनहेंस हो जाती है, वो क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू गिर जाती है, यानी गिरावट आ जाती है, यानी फैट में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और कोई स्वाद और कोई कलर में, स्वाद में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि खराब हो जाते हैं। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तापमान, नमी और प्रकाश भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, यानी तापमान, टेम्परेचर हमारा, और नमी है, टेम्परेचर है और प्रकाश है, ये भोजन की यानी फूड की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। टाइप ऑफ फूड स्पॉयलेज, कितने प्रकार से फूड होते हैं, कितने टाइप हैं जो फूड स्पॉयलेज को खराब कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 है सूक्ष्म जनित खराबी, माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ये क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं फफूंद और ईस्ट के कारण भोजन को सड़ाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, जो कुछ फंगस होते हैं, वो हमारे भोजन को क्या करते हैं? सड़ाते हैं, यानी भोजन की क्वालिटी को और भोजन में जो न्यूट्रिएंट होती है न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। कौन? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ फंगी होते हैं, कुछ ईस्ट होते हैं। रासायनिक खराबी, केमिकल स्पॉयलेज कैसे हो सकता है? यानी ऑक्सीकरण और रेंसिडिटी से वसा के पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फैट होता है, फैट में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। पूछा गया क्वेश्चन है जो फैट में कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है वो कितने अणु तक होती है? तो 4 से लेकर 24 तक हो सकती है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है फैट में। तो क्या होगा अगर केमिकल स्पॉयलेज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीकरण और रेंसिडिटी जो होती है से जो वसा के जो अणु क्या होते हैं, वसा में कार्बन की लंबी श्रृंखला हुई, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु आपस में चिपकते हैं, तो जो हमारा फैट से जो फैट की चीज़ें बनती हैं, वसा वाली चीज़ें बनती हैं, उनके कलर में, स्वाद में इन्हेंस हो जाता है, यानी कि सुधार हो जाता है। इसीलिए जो फैट वाली चीज़ें होती हैं, वसा वाली चीज़ें होती हैं, वो टेस्टी और अधिक देर तक हमारा पेट भरा रहता है उनसे। अगर केमिकल स्पॉयलेज होगा, केमिकल इसमें स्पॉयलेज आ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण और रेंसिडिटी की आपस में रिएक्शन होगा, जिससे वसा के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे तो वसा वाली चीज़ें की जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, उनमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी फूड में। फिजिकल स्पॉयलेज क्या होता है? भौतिक खराबी क्या हो सकती है? नमी की कमी, यानी कि नमी, टेम्परेचर जो हमारा होता है, मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नमी की कमी के कारण ताप व यांत्रिक क्षति से भोजन खराब हो जाते हैं। नमी से
और प्रकाश की कमी के कारण, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे आप भोजन पका रहे हैं वहाँ प्रकाश की कमी है, नमी की कमी है, नमी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पे, नमी वाला मौसम है, टेम्परेचर ख़राब है, तो क्या होगा, भौतिक खराबी, यानी जो आपका फूड होगा, फूड की क्वालिटी और जो फूड में गुण होते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नमी की कमी, ताप और यांत्रिक क्षति से भोजन स्पॉयलेज हो जाता है। मिश्रित खराबी, कंबाइंड स्पॉयलेज क्या होता है, कंबाइंड स्पॉयलेज यानी कि सूक्ष्म जीव, रासायनिक व भौतिक कारण एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि जो मिश्रित खराबी होती है, कंबाइंड यानी फिजिकल और केमिकल, ये जब एक साथ दोनों काम करते हैं, केमिकल स्पॉयलेज और फिजिकल स्पॉयलेज जो होते हैं जब एक साथ दोनों काम करते हैं तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव, रासायनिक व भौतिक कारण एक साथ कार्य करते हैं तो फूड खराब हो जाता है, यानी फूड स्पॉयलेज हो जाता है। जब हमारा केमिकल स्पॉयलेज और फिजिकल स्पॉयलेज एक साथ काम करते हैं, यानी ऑक्सीकरण और रेंसिडिटी, केमिकल रिएक्शन हुआ, और भौतिक कारण हुआ यानी नमी की कमी, तापमान, यांत्रिक क्षति, ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो फूड स्पॉयलेज हो जाता है। खाद्य खराबी के प्रभाव, खाद्य खराबी यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फूड स्पॉयलेज, खाद्य खराबी के क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि खराब भोजन के सेवन से स्वास्थ्य, अगर आप फूड स्पॉयलेज खा रहे हैं, खराब भोजन ले रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में तो गिरावट आएगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, साथ ही साथ क्या होगा, अर्थव्यवस्था और पोषण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका फूड स्पॉयलेज हो रहा है, फूड की बर्बादी हो रही है, फूड खराब हो रहा है तो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो और पोषण में गिरावट आ रही है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं और आपका फूड खराब हो रहा है तो अर्थव्यवस्था और पोषण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। फूड स्पॉयलेज होगा तो आपका फूड खराब होगा, आपकी बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, पोषण पर एक गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और जो आपका फूड खराब हो रहा है तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य जोखिम, खाद्य जनित रोग, आर्थिक नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य जोखिम, अगर फूड स्पॉयलेज हो रहा है, आप वो फूड स्पॉयलेज चीज़ें खा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, हेल्दी, जो आपका हेल्थ है वो अनहेल्दी हो जाएगा, आप कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। आर्थिक नुकसान कैसे, भोजन की बर्बादी, जो फूड स्पॉयलेज हुआ उसको आपने बर्बाद किया, फेंका, तो क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। पोषण वैल्यू में कमी, न्यूट्रिएंट लॉस होगा, यानी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगी आपको, हेल्थ हजार्ड होंगे, यानी कि आप हेल्थ से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बचाव क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड स्पॉयलेज, यानी बचाव ऑफ फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, फूड को कैसे कर सकते हैं, उचित भंडारण द्वारा, यानी कि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन द्वारा। तापमान नियंत्रण करके, टेम्परेचर कंट्रोल, आप टेम्परेचर को कंट्रोल करके आप फूड को बचा सकते हैं, संरक्षक का उपयोग करके। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यानी कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाकर, यानी फूड में जो हमारे जो फूड होते हैं, जो जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, कुछ ऐसे उनको प्रिजर्वेटिव मिला के फूड को आप संरक्षक कर सकते हैं, बचा सकते हैं। स्वच्छता एवं पैकेजिंग, हाइजीन एंड पैकेजिंग, आप जो फूड होते हैं उनको अच्छे से पैकेजिंग करिए और हाइजीन के साथ। पहले क्या होते हैं, कंटेनर को आप जब भी आप कोई भी चीज़ आप कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर को आपको क्या करना होता है, पहले गर्म पानी में खौलाना होता है, यानी गर्म पानी से धोना होता है। देन धोने के बाद क्या होता है, उसको आप थोड़ा से कोयला जला के उसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा, वो जो कंटेनर होगा वो आपका पूरी तरह से स्वस्थ और हाइजीन हो जाएगा। तब आप अगर उसमें कोई भी फूड वाली चीज़ें रखते हैं तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें खराब नहीं होंगी। खाद्य संक्रमण, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, अभी तो हमने फूड स्पॉयलेज पढ़ा कि फूड स्पॉयलेज क्या होता है, क्यों होता है।
फूड स्पॉइलेज के कारण क्या हो सकते हैं? फूड स्पॉइलेज वाली चीज़ें अगर आपने कंज्यूम कर ली तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, अनहेल्दी हो सकते हैं, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो आपकी मतलब आपकी बॉडी में ख़त्म हो जाएगी, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर फूड स्पॉइलेज वाली चीज़ें नुकसान हो रही हैं तो आर्थिक नुकसान भी होगा। ये सारी चीज़ें फूड स्पॉइलेज में हमने पढ़ा। फूड स्पॉइलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड इन्फेक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खाद्य संक्रमण क्या होता है, क्यों होता है, इसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या रीज़न हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे फूड इन्फेक्शन में। व्हाट इज़ द फूड इन्फेक्शन? व्हाट इज़ द फूड इन्फेक्शन? फूड इन्फेक्शन होता क्या है? फूड इन्फेक्शन क्या होता है? खाद्य संक्रमण वो स्थिति है जब भोजन के माध्यम से हानिकारक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कर बीमारी उत्पन्न करते हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। खाद्य संक्रमण वो स्थिति है जब भोजन के माध्यम से, यानी कि आप इन्फेक्शन वाला यानी दूषित भोजन आपने ग्रहण कर लिया, दूषित भोजन आपने कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा? जब वो भोजन के माध्यम से हानिकारक सूक्ष्मजीव, आपने कोई चीज़ खा ली जो इन्फेक्शन है, जो कि वो चीज़ें ख़राब है, फूड है, फूड की क्वालिटी ख़त्म है, उसमें सूक्ष्मजीव ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। वो जो सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो ये जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये मान लीजिए फूड में प्रवेश कर गए, आपका फूड बहुत देर तक खुला रहा, आपने बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें आपने कंज्यूम कर ली, तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, सूक्ष्मजीव छोटे छोटे क्या होते हैं? अगर खुली चीज़ें आपकी काफ़ी देर तक रखी हैं, जो खुला भोजन आपका रखा है, मार्केट की खुली चीज़ें आपने काफ़ी लंबे तक खुली चीज़ें हो रही हैं, रखी रही हैं, वो आपने कंज्यूम कर लिया है, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो फूड में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि हमें ऐसे दिखते नहीं हैं। ये सूक्ष्मजीव जब फूड में प्रवेश कर जाएंगे, अब वही फूड आपने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो क्या होगा? वो सूक्ष्मजीव, ये जो सूक्ष्मजीव छोटे छोटे होंगे, वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा? शरीर में प्रवेश कर बीमारी उत्पन्न करेंगे। जब ये जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो माइक्रो बैक्टीरिया, आपने खुला भोजन ग्रहण कर लिया मार्केट का, या आपने घर में भी काफ़ी चीज़ें खुली रखी हैं, फूड काफ़ी देर तक आपका भोजन खुला रहा है, तो खुले भोजन में जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो पहुंच जाते हैं। जब पहुंचेंगे तो आपने वो भोजन कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो क्या होगा? ये छोटे छोटे जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद आपका जो शरीर होगा, शरीर में बीमारियां उत्पन्न करेगा। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक माइक्रो बैक्टीरिया वाला फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, लगातार आप मार्केट की चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपके बॉडी के लिए एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। आपका जो ये बॉडी है, तो बॉडी एक क्रिटिकल गंभीर समस्या, कोई भी बीमारी एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। खाद्य संक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं? काज ऑफ फूड इन्फेक्शन, इसके कारण क्या होते हैं? नंबर 1, दूषित भोजन, आपने दूषित भोजन कर लिया, अस्वच्छता, पुअर हाइजीन, जल जनित संक्रमण, वाटरबोर्न इन्फेक्शन, सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म संचार के माध्यम से। कैसे हो सकता है दूषित भोजन? जैसे कि आपने दूषित भोजन खा लिया, मैंने बताया अभी कि कोई भी फूड रखा है काफ़ी समय तक खुले में, मार्केट की चीज़ें भी हो सकती है, अगर आप घर की भी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक खुली चीज़ें पड़ी हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। जब माइक्रो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे आपके भोजन में, तो जो आपका भोजन होगा वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपकी बॉडी में वो माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रवेश करके आपकी बॉडी को बीमारी, डिजीज़ हो सकती हैं। कोई ऐसी डिजीज़ संक्रमण से, इन्फेक्शन से होती हैं, कोई क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो लंबे समय तक आप कोई भी चीज़, खुली चीज़ें का सेवन मत करिए। दूषित भोजन हो गए, अस्वच्छता हो गई यानी पुअर हाइजीन, आपने अस्वच्छता का ध्यान नहीं दिया है, पुअर हाइजीन है, आप में स्वच्छता नहीं है,
आप ऐसे गंदे हाथों से कोई भी चीज़ खा रहे हैं, गंदे हाथों से चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या होगा, अस्वच्छता होगी। इससे भी माइक्रोबैक्टीरिया जो होंगे आपकी बॉडी में प्रवेश करके आपको बीमार बना सकते हैं। जल जनित संक्रमण यानी पानी से भी होता है। अगर आप दूषित पानी का लगातार सेवन कर रहे हैं, लगातार दूषित पानी आप पी रहे हैं, तो जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं वो किसी के थ्रू भी आपकी बॉडी में जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फूड खुला बहुत देर तक खा लिया या फूड बाहर की चीज़ें आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोबैक्टीरिया चले गए, वो आपने खा लिया इसलिए आपको वो तो होता ही है। अगर आप अस्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, अस्वच्छता भी रहते, स्वच्छता वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो भी आपके माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी में प्रवेश करके आपको बीमार बना सकते हैं। अगर आपने दूषित पानी पी रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस, अगर आप लगातार दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं तो भी माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी के थ्रू भी आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव के थ्रू भी आप बीमार हो सकते हैं। छोटे, मैंने बताया सूक्ष्म जीव छोटे छोटे होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं। संचरण के माध्यम से भी जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में प्रवेश करके आपको बीमार बना सकते हैं। टाइप ऑफ फूड इन्फेक्शन, खाद्य संक्रमण के प्रकार क्या हो सकते हैं, क्या टाइप हो सकती हैं, ऐसे कौन से टाइप हैं जो फूड इन्फेक्शन कर सकते हैं, यानी फूड को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है, वायरल संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरल ऐसे, जो पैरासिटिक होता है वो बिल्कुल ऐसे दिखता है, फंगल जो होते हैं, फंगस होते हैं, ऐसे रहते हैं। जो फंगस होते हैं, जैसे हमारे फूड में कोई चीज़ वाइट वाइट तरह की जम जाती है उसे फंगस कहते हैं। अगर आपने फंगस वाली चीज़ें भी कंज्यूम कर ली तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। खाद्य संक्रमण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फूड इन्फेक्शन, खाद्य संक्रमण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फूड इन्फेक्शन। खाद्य संक्रमण के प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं इन फूड इन्फेक्शन। स्वास्थ्य पर सबसे पहले हेल्थ इफेक्ट सबसे पहले पड़ता है, जैसे कि क्या क्या पड़ सकता है, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार जैसे लक्षण सामान्यतः दिखते हैं। जैसे कि आपके स्वास्थ्य पर सबसे पहले सिंपल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गई, बुखार हो गए, जैसे लक्षण सामान्यतः दिखते हैं। लेकिन आप लगातार ये सारी चीज़ें फूड जो माइक्रोबैक्टीरिया वाली चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं तो एक क्रिटिकल कंडीशन भी ले सकती हैं। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, फीवर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर लगातार आप माइक्रोबैक्टीरिया वाली चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं, तो ये जो पेट दर्द है, उल्टी, दस्त, बुखार जैसे क्या होते हैं, क्रिटिकल कंडीशन भी ये चीज़ें ले सकती हैं आपकी बॉडी में। गंभीर जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं, निर्जलीकरण, आपकी बॉडी में दस्त हो गया है, उल्टी हो रही हैं तो निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अस्पताल में भर्ती करने की नौबत, यानी कि सीवियर केसेस में लीड टू डिहाइड्रेशन। मैंने बताया जैसे कि लगातार आपको पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार जैसी चीज़ें हो रही हैं तो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी जो आपको हॉस्पिटलाइज्ड भी कर सकती है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होती है, यानी कि उत्पादकता में कमी आ जाएगी। जब आपका फूड है इन्फेक्ट हो रहा है, स्पॉइलेज हो रहा है, तो क्या होगा, फूड खराब होगा, तो उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि फूड आपका खराब हो रहा है तो उत्पादकता में जो कमी आ जाएगी और स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि हो सकती है। खाद्य संक्रमण से बचाव, खाद्य संक्रमण से बचाव क्या हो सकते हैं, स्वच्छता बनाए रखें, खाद्य संक्रमण से बचाव यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड इन्फेक्शन कैसे कर सकते हैं आप, स्वच्छता बनाए रखना,
हाथ धोना, साफ सफाई रखना, जैसे कि हाथ धोते रहिए, साफ सफाई से रहिए। भोजन को ठीक से पकाना, यानी कि जो फूड आपका है वो कच्चा ना रहे, पूरी तरह से पका होना चाहिए। अगर आप कच्चा भोजन भी खा रहे हैं, फूड आपका प्रॉपर तरीके से नहीं पका है, कच्चा रह गया है, तो भी आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है। भोजन को ठीक से पकाना चाहिए। दूषित पानी से बचना चाहिए, जैसे कि इसमें डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार हाथ धोते रहिए, भोजन को पका के खाइए, भोजन को ठीक से पकाना चाहिए और दूषित पानी से बचाव करना चाहिए, यानी दूषित पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन को संरक्षित और संग्रहित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। भोजन को संरक्षित और संग्रहित करना आपको आना चाहिए कि कौन सा भोजन किस कंटेनर में डालना चाहिए, कौन सा फूड है जो आप कैसे रख सकते हैं, रख रखाव वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। खाद्य संदूषण क्या होता है, फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने फूड स्पॉइलेज पढ़ा, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, ये हमारा खाद्य संदूषण है, यानी कि फूड कंटेमिनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द फूड कंटेमिनेशन, खाद्य संदूषण से क्या समझते हैं आप। खाद्य संदूषण वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन में हानिकारक पदार्थ या सूक्ष्मजीव शामिल हो जाते हैं। यानी खाद्य संदूषण वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन में हानिकारक, यानी फूड में हमारे हानिकारक, जैसे कि आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि ये क्या करते हैं, भोजन में ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो भोजन में हमारे शामिल हो जाते हैं, जिससे भोजन असुरक्षित हो जाता है। खाद्य संदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि जैविक और रासायनिक कारण हो सकते हैं, स्वच्छता और पर्यावरण भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्मजीव, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये सूक्ष्मजीव के नाम है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव, जैसे सूक्ष्मजीव हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे छोटे होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं, कुछ फंगी हैं, जो दिखते नहीं हैं हमें, लेकिन अगर आपके फूड में आपके प्रवेश कर चुके हैं, फूड स्पॉइलेज हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर चुके हैं, तो आपका जो फूड है वो दूषित होगा। अगर आपने वो दूषित भोजन आपने ग्रहण कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आपकी बॉडी में डिजीज़ हो सकती है, जैसे मैंने बताया, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बुखार। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन इनसे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या होगी, निर्जलीकरण हो जाती है, यानी डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है ये सारी चीज़ें। रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, यानी केमिकल कंटेमिनेशन क्या होता है, कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने रासायनिक प्रदूषण यानी केमिकल वाली चीज़ें, केमिकल वाली मैंने अभी बताया कि कोई आपने बाहर की चीज़ें कंज्यूम की या फूड में कोई भी कलर का यूज किया, कलर क्या है, कलर में केमिकल होता है, कलर वाली चीज़ें आपने कंज्यूम कर ली, तो आपके बॉडी जो होती है वो टॉक्सिक हो जाती है, जो भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है। भौतिक संदूषण क्या होते हैं, यानी फिजिकल कंटेमिनेशन क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लास हो सकते हैं, यानी कांच के टुकड़े आपकी बॉडी में कुछ प्रवेश कर गए, मेटल हो गए, कुछ धातु हो गए। फिजिकल में क्या हो सकते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं, कुछ गिलास के कुछ कांच है, कुछ कांच के टुकड़े चले गए, कोई मेटल हो गया, वो भी वो बॉडी वो अगर आपका भोजन आपने कंज्यूम किया, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, खाद्य संदूषण हो सकता है। स्वच्छता और पर्यावरण भी इन्फेक्ट करती है, कैसे कि अस्वच्छता, पुअर हाइजीन है, अगर आपको अस्वच्छता है, आपको हाथ धोने की मतलब आप हाथ नहीं धोते हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं, ऐसे फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर वाली लगातार चीज़ें खा रहे हैं बिना हाथ धुले, तो क्या होगा, बाहर वाली चीज़ें वैसे भी
उसमें ज़्यादातर फूड स्पॉइलेज, फूड इन्फेक्शन के ज़्यादा केस आते हैं। जो बाहर वाली जो फूड होते हैं, मार्केट वाली चीज़ें जो खुली बिकती हैं, जो मार्केट में खुली चीज़ें होती हैं, उनमें फूड स्पॉइलेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर लगातार उनका जो लगातार वो ऐसे फूड कंज्यूम किए जाते हैं तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन हो सकता है। स्पॉइलेज की प्रॉब्लम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जल्दी प्रवेश कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, नॉर्मल तो पेट दर्द उल्टी आ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा, डिहाइड्रेट हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जो एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका पर्यावरण है वो प्रदूषण है, वहाँ पे जैसे कि कुछ आपकी जैसे एयर भी है, जैसे कि पर्यावरण कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकते हैं। आपका जो पर्यावरण है, आसपास का माहौल है, कूड़ा करकट पड़ा है, गंदगी है, तो उससे क्या होगा, वो भी आपको इन्फेक्ट करती है, उससे भी फूड में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी फूड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर सकते हैं उससे, तो आपका वो फूड खराब हो सकता है, इससे आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगी बॉडी। क्रॉस संदूषण क्या हो सकते हैं, जैसे कि रॉ टू कुक्ड फूड, कच्चा भोजन बताया, जैसे कि कच्चे भोजन आप सेवन कर रहे हैं, यानी भोजन को ठीक से पका के खाना चाहिए। खाद्य संदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ फूड कंटामिनेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, जैविक संदूषण क्या हो सकते हैं, जैविक संदूषण जैसे कि मैंने बताया सूक्ष्म जीव द्वारा, जैसे साल्मोनेला हो गए, इकोलाई हो गया, वायरस व कवक हो गए, ये सारी चीज़ें, अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कौन कौन से, जैसे वायरस है, वायरस का नाम जैसे साल्मोनेला को इकोलाई, ये वायरस के नाम हैं। अगर ये आपके फूड को दूषित कर सकते हैं, यानी फूड को इन्फेक्ट कर सकते हैं, स्पॉइलिश कर सकते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कीटनाशक खाद्य, जैसे कि आपने जो भी आप ऐसे आपका फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, खाद्य योज में अधिकतर, यानी कीटनाशक जो मतलब अधिक अनाज उगाने के लिए, और जैसे कि कुछ किसान ऐसे करते हैं कि अधिक अनाज उगाने के लिए अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। अधिक अगर आपने कीटनाशक, अधिक खाद्य का उपयोग कर लिया है, तो वो भी आपकी बॉडी में, जो वो आप फूड खाएंगे तो वो भी बॉडी में क्या होगा, बॉडी को कंटेमिनेशन कर सकता है, ये भी एक टाइप है। फिजिकल कंटेमिनेशन क्या होता है, जो फिजिकल कंटेमिनेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया बाल, अगर आपके खाने में जैसे बाल है, कांच के टुकड़े हैं, इसके धातु हैं, जैसे कांच के टुकड़े हो गए, बाल हो गए, अगर ये भी आपकी बॉडी खाने के जरिए आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो भी आपकी बॉडी क्या होगी, बॉडी में डिजीज़ हो सकती हैं। स्वास्थ्य जोखिम यानी कि हेल्थ रिस्क, जो फूड कंटामिनेशन है उससे हेल्थ रिस्क कैसे हो सकता है। खाद्य संदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन, क्या क्या हो सकता है। स्वास्थ्य जोखिम जैसे कि बताया, जैसे कि आप खाना बनाते समय कांच का टुकड़ा है, बाल है, ये सारी चीज़ें अगर खाने में चली गई हैं, अगर आपने वो फूड कंज्यूम कर लिया है तो क्या होगा, स्वास्थ्य जोखिम, खाद्य विषाक्तता हो सकती है, संक्रमण, एलर्जी भी हो सकती है। आर्थिक नुकसान, भोजन की बर्बादी, जैसे कि भोजन आपका बर्बाद हो गया, आपने भोजन फेंक दिया तो क्या होगा, आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है, भोजन की बर्बादी व उपचार लागत हो सकती है, भोजन की बर्बादी व उपचार लागत, जैसे आपने जो खाना बनाया है उस पर लागत क्या लगी, आपने तेल मसाला गैस ये सारी चीज़ों की बर्बादी, आपने भोजन बर्बाद किया, उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक लॉस हो गया आपका। पोषण मूल्य में कमी यानी कि लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे हो जाएगी, जैसे कि दूषित भोजन से क्या होगा, विटामिन व पोषक तत्व तो नष्ट होते हैं, जैसे कि आपने दूषित भोजन कंज्यूम कर लिया है तो दूषित भोजन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होंगी, हमारी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती हैं, पोषक तत्व, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, हम लोगों ने 6 न्यूट्रिएंट पढ़ा था,
तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जल हो गया, उसमें एक और ऐड हो गए फाइबर, फाइबर भी एक ऐड हो चुका है। तो जैसे ये चीज़ें जो हमारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, अगर आपका पोषण मूल्य में आपका फूड ख़राब हो गया है, स्पॉइलेज हो चुका है, तो कंटेमिनेशन हो चुका है, तो क्या होगा, आपकी पोषण वैल्यू यानी फूड में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू में गिरावट आ जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने वो वाला भोजन कंज्यूम कर लिया तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट की कमी होने से भी हमने पढ़ा था कि कौन सी न्यूट्रिशन से कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू वाली चीज़, न्यूट्रिशन जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाती है, भोजन खराब हो गया है, तो सारी क्या होंगे, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, तो पोषक तत्व नष्ट जो वाला फूड अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट वैल्यू की गिरावट आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, बॉडी में डिजीज हो सकती हैं। स्वच्छता बनाए रखना, क्या करिए, जैसे कि हाथ धुलते रहिए, साफ बर्तनों का यूज करिए, हाथ की धुलाई करिए, साफ बर्तनों का यूज, स्वच्छता वातावरण, यानी कि आप जहाँ पे भी फूड बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, वहाँ का आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, आप उसको साफ सफाई रखिए वातावरण को, यानी हाथ की धुलाई, साफ बर्तन और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करें। सही तापमान पर पकाना, यानी कि भोजन जो होता है वो सही तापमान पर पका होना चाहिए। भोजन को उचित तापमान पर पकाएं और गर्म करें, यानी कि भोजन को उचित तापमान पर पकाना और गर्म करना चाहिए। भोजन को एकदम से हाई फ्लेम पर नहीं पकाना चाहिए। भोजन को हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टेम्परेचर पर पकाना चाहिए और भोजन को कितने टेम्परेचर पर गर्म करना चाहिए। खाद्य संदूषण से बचाव, यानी जो खाद्य संदूषण होते हैं उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, जैसे कि संदूषण यानी कि जो कंटेमिनेशन होता है उसको रोकने की प्रमुख रणनीतियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए, तो प्रॉपर फूड स्टोरेज, यानी प्रॉपर फूड स्टोरेज आपको आना चाहिए, यानी संरक्षित प्रॉपर फूड स्टोरेज, संरक्षित भंडारण। भोजन को सही तापमान पर, यानी कि भोजन को सही तापमान पर संग्रहित करें। दूषित पानी से बचें और संरक्षक व पैकेजिंग का उचित उपयोग करें, यानी भोजन को सही तापमान पर गर्म करके ठंडा करके पैकेजिंग करें व संग्रहित करें। दूषित पानी से बचें, यानी जो पानी का यूज कर रहे हैं आप भोजन बनाने में वो दूषित पानी का यूज ना करें, और संरक्षक और पैकेजिंग का उपयोग करें। जो भी चीज़ें आप पैकेजिंग कर रहे हैं, संरक्षण रख रहे हैं, जो भी आप कंटेनर का यूज कर रहे हैं, कोई पैकेजिंग कर रहे हैं, तो आपको इसको प्रॉपर हाइजीन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडे की भूमिका, यानी अंडे की पाक कला में क्या भूमिका होती है, यानी रोल ऑफ एग इन कुकिंग। क्या होता है ये, अंडा क्यों महत्वपूर्ण होता है, जो अंडा होता है, एग होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि संरचना और स्थिरता प्रदान करता है, इमल्सिफायर और बाइंडर का काम करता है। इमल्सिफिकेशन जैसे हमने पढ़ा था, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, और बाइंडर का काम करना, यानी बाइंडिंग का काम करता है, फूड को बांधता है। स्वाद, रंग और पोषण को जोड़ता है। बहुमुखी सामग्री है, यानी कि जो एग है इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ये एक बहुमुखी सामग्री है। अंडे की संरचना और घटक क्या हो सकते हैं, यानी कि एग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इसका क्या क्या हो सकता है, कैसी संरचना होती है, अंडे बना कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। अंडे में मुख्यतः सेल सफ़ेद होता है, सफ़ेद भाग में क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, हमने पढ़ा था, पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है। और पीले भाग को क्या कहते हैं, याक कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। जो सेल होता है हमारा,
सेल, अंडे का सेल भी होता है। अंडे की सेल में क्या होती है, कैल्शियम। जो अंडे की सेल होती है, जो यानी कि ऊपरी जो वाइट होता है, उसे जो अंडे का वाइट पार्ट होता है ऊपर का, उसे सेल कहते हैं। वो किससे बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी सुरक्षात्मक परत होती है। जो अंडे की सेल होती है वो किससे बनी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी एक सुरक्षात्मक किसकी बनी होती है, पूछा जाता है। अंडे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो अंडे की जो मुख्यतः सेल कौन सी होती है, अंडे की मुख्यतः सेल कौन सी होती है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना। सॉरी, अंडे में मुख्यतः सेल जो होती है सफ़ेद पाई जाती है। पूछा जाता है जो अंडे का सफ़ेद भाग है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे के सफ़ेद भाग में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है जो अंडे का सेल होता है वो किससे बना होता है, जो अंडे का सेल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यानी जो अंडे का सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन सफ़ेद भाग है, उसमें क्या होता है, नमी और संरचना प्रदान करता है। यानी जो सफ़ेद भाग होता है वो नमी और संरचना, फूड को नमी और संरचना देता है। जो पीला भाग होता है, पीले भाग में क्या होता है, पीले भाग में जैसे कि विटामिन ए है। अंडे के पीले भाग में कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, B12 एंड एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। एसेंशियल मिनरल्स हमने पढ़ा था कि आवश्यक मिनरल्स कौन से होते हैं, ये सारी मिनरल्स का जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनको माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, यानी ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। तो बॉडी में हमारे कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जो ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे कि कैल्शियम हो गया, पूछा गया है जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, बॉडी के किस भाग में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का हिस्सा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, हड्डी और दांतों में। ये क्या है, माइक्रो मिनरल्स है कैल्शियम। तो किस में रहता है, अंडे के पीले भाग में। अंडे के पीले भाग में विटामिन ए है, डी है, B12 है एंड एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं। वसा, लेसिथिन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, अंडा जो होता है, अंडे का एग्जाम्पल आप इमल्सिफिकेशन से समझ सकते हैं। अंडा इमल्सिफायर का काम करता है। अंडे के पाक गुण क्या हैं, फंक्शनल रोल ऑफ एग इन कुकिंग। अंडे का जो हमारे पाक कला में है, पाक कला में अंडे की क्या भूमिका होती है, क्या गुण होते हैं, क्या हो सकते हैं इसके। जो अंडा होता है बाइंडिंग का काम करता है, बांधने वाला होता है। अंडे का इमल्सिफिकेशन का काम करता है, फुलाने का काम करता है, रंग और स्वाद को इन्हेंस करता है और न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन ए डी और B12 पाया जाता है। कलर और फ्लेवर के लिए अंडे का महत्वपूर्ण भाग है फूलना। यानी कि अंडे का क्या होता है कि अंडे, जैसे आपने अंडे से केक बनाया तो अंडा क्या करता है, जो हमारा बेटर होता है उसको फुलाने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है और बाइंडिंग का काम करता है। पोषण इसमें कौन कौन से होते हैं, अंडे में न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन, यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, विटामिन ए डी होता है, B12 होता है। कुकिंग एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अंडे में, अंडे के कुकिंग एग्जाम्पल, जैसे कि अंडे की भूमिका विभिन्न व्यंजनों में क्या हो सकती है, जैसे कि अंडे से क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे कि केक और मफिन हो गया। अंडा फूलने और बांधने का काम करता है, यानी अंडा, जैसे कि मायोनीज होती है, मायोनीज से भी आप समझते हैं कि मायोनीज में अंडे का यूज किया जाता है, तभी मायोनीज जो होती है एक चिपचिपा गाढ़ा पेस्ट बनाती है। केक और मफिन अंडा फूलने और बांधने का कार्य करता है। मायोनेज और ड्रेसिंग, यानी कि मायोनेज और ड्रेसिंग
अंडे की जर्दी जो होती है, अंडे की जर्दी किसका काम करती है? अंडे की जो जर्दी होती है वो इमल्सिफिकेशन का कार्य करती है। अंडे की जर्दी पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जर्दी किसका रोल निभाती है? तो अंडे की जर्दी जो होती है इमल्सिफिकेशन का काम करती है। आमलेट कस्टर्ड जमाव व संरचना प्रदान करता है। मीट बॉल और कटलेट में काम करता है। इसकी समरी क्या हो सकती है? जैसे संरचना, अंडा जो होता है बेक्ड वस्तुओं का आकार होता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, मिश्रण को स्थिर रखता है। यानी जो इमल्सिफिकेशन होता है, जो मिश्रण में आपने अंडे का यूज किया है तो क्या होगा, वो मिश्रण क्या होगा, स्थिर रहेगा, एक जगह स्थिर रहने का काम करता है। बाइंडिंग का काम करता है। अगर आपने अंडे में जैसे केक बनाया है आपने अंडे से, तो अंडा केक के बैटर में डाला है तो क्या होगा, वो क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है और फुलाने का भी काम करता है। यानी अंडे से बना केक जो होता है वो स्पंजी और स्मूथ होता है। रंग और स्वाद, कलर एंड फ्लेवर जो होता है, सुनहरा रंग व समृद्ध स्वाद होता है इसमें। न्यूट्रिशन जो होते हैं, जैसे कि अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है, अंडे में कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन होती है। पूछा जाता है अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में एल्बुमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन से विटामिन होते हैं अंडे में? पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडे में विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, डी, B12 पाए जाते हैं। अंडे में कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, B12। खाद्य सेवा में लागत व संबंधी कारक कौन कौन से हो सकते हैं? यानी कि खाद्य सेवा में लागत और संबंधी कारक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। खाद्य सेवा में लागत का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट इन फूड सर्विस। फूड सर्विस मैनेजमेंट होती है, यानी खाद्य सेवा में लागत का जो महत्व होता है वो क्या होता है? लागत नियंत्रण क्यों जरूरी है? वाई कॉस्ट कंट्रोल मैटर्स, क्यों जरूरी होता है? लागत नियंत्रण खाद्य सेवा में लाभप्रदता और स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। लागत प्रबंधन से आय कम होता है। जो लागत का प्रबंधन है, यानी कि अगर आप कोई भी फूड सर्विस मैनेजमेंट, यानी कोई भी आप खाद्य सेवा या कुछ भी आप करने जा रहे हैं, तो लागत प्रबंधन, यानी कि जो लागत प्रबंधन से जो व्यय होता है, अगर आपने उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो लागत प्रबंधन में जो हमारा खर्च है, व्यय है, वो कम होता है। इसके मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं? उचित मूल्य निर्धारण व संभव होता है। उचित मूल्य निर्धारण हो सकते हैं, आपने पूरा मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे उचित मूल्य और निर्धारण संभव होता है, व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करता है। खाद्य लागत, फूड कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि खाद्य लागत में कच्चे माल जो आपने फूड का यूज किया है, तो उसमें क्या हो सकता है? खाद्य लागत में कच्चे माल, सामग्री और खाद्य उत्पादों की खरीद शामिल होती है। क्या शामिल होती है इसमें? खाद्य लागत में कच्चे माल, सामग्री और खाद्य उत्पादों की खरीद शामिल होती है। आमतौर पर कुल लागत का 30 से 40% हिस्सा होता है। आमतौर पर कुल लागत का कितना होता है? 30 से 40% हिस्सा होता है। क्वालिटी और मात्रा दोनों लागत को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने कोई भी फूड आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग में कोई फूड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको पूरा मैनेजमेंट पहले से करना पड़ेगा कि जो फूड आप लॉन्च करने जा, जो फूड का आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों लागत को प्रभावित करती है। यानी कि उसकी क्वालिटी, जो भी आप फूड का यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की लागत प्रभावित करती है। दोनों को आपको देखना पड़ेगा, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है लेबर कॉस्ट। जो आप फूड करने जा रहे हैं उसमें जो कर्मचारी हैं, कर्म श्रम लागत में कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो कितना होगा, भत्ते और प्रशिक्षण। यानी कि जो आप
सर्विस करने, जो सर्विस मैनेजमेंट यानी जो फूड का भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं कुछ भी, तो उसमें जो आपने लेबर कॉस्ट कितनी होगी, यानी लेबर कॉस्ट कितनी आप देंगे, कर्मचारियों का वेतन, उसमें भत्ते और उनकी ट्रेनिंग भी शामिल होती है। कुल लागत का लगभग 25 से 35% हिस्सा होता है, यानी कुल लागत का कितना होना चाहिए इसमें, श्रम लागत में कर्मचारियों के वेतन भत्ते और प्रशिक्षण में 25 से 35% हिस्सा होना चाहिए। दक्षता और समय प्रबंधन से नियंत्रण संभव, यानी इसके लिए आपको एजुकेशन जो अच्छे से उसका नॉलेज हो उसको आपको हायर करना पड़ेगा, समय प्रबंधन को नियंत्रण करना पड़ेगा। ओवरहेड लागत कितनी होनी चाहिए, ओवरहेड लागत में जैसे क्या क्या आ जाता है, जो आपने एक फूड बिजनेस शुरू किया है उसमें ओवरहेड जो पूरी लागत कितनी आ जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बिजली है, पानी है, किराया है, जो उपकरण आपने यूज़ किए हैं, रख रखाव आदि शामिल होते हैं। आवश्यक लेकिन प्रत्यक्ष लागत कुल लागत का 15 से 25% हिस्सा होना चाहिए। कुल लागत का कितना होना चाहिए, जो कुल लागत आपने खर्च की है वो 15 से 25% का हिस्सा होना चाहिए। अन्य लागत और तुलना, जो अन्य चीज़ें आपने जैसे खरीदी हैं क्या क्या हो सकती हैं, लागत के प्रकार, प्रतिशत और मुख्य घटक क्या हो सकते हैं। अन्य लागत और तुलना, खाद्य लागत का जो फूड कॉस्ट है वो 30 से 40%, श्रम लागत लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 25 से 35% होना चाहिए। ओवरहेड लागत 15 से 25%, यानी कि जो ओवरहेड लागत पूरी लागत का 15 से 25%। अन्य लागत मुख्य घटक इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, सामग्री जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो सामग्री ली हैं उनका परसेंटेज, वेतन भत्ता प्रशिक्षण, यानी कि जो वेतन देना है कर्मचारियों को, वेतन देना है, भत्ते देने हैं, जो उनको ट्रेनिंग देनी है वो सारी चीज़ें, बिजली हो गए, किराया हो गया, रख रखाव वाली चीज़ें हो गई, मार्केटिंग कैसी करेंगे आप, मतलब जो मार्केटिंग करेंगे वो कैसी करेंगे, परिवहन किसके थ्रू चीज़ें जाएंगी, लाइसेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पनीर बनाने की प्रक्रिया, यानी चीज़ मेकिंग प्रोसेस। इसके पनीर बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है, पूछा जाता क्वेश्चन है पनीर बनाने का, जैसे पनीर बनाने के स्टेप पूछे जाते हैं कि पनीर बनाने के स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो आपको जब सारे स्टेप पता होंगे तब आप अरेंज कर पाएंगे। तो क्या है नेक्स्ट हमारा, पनीर होता क्या है, जैसे कि पनीर दूध से बना हुआ होता है, ठोस होता है, और सॉलिड रूप से होता है। पनीर जो होता है, पनीर दूध का एक ठोस रूप है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से बनता है, यानी जो पनीर होता है वो दूध का एक ठोस रूप होता है, यानी दूध से बना हुआ एक ठोस रूप होता है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से बनाया जाता है। आहार में महत्व, यानी अगर प्रोटीन में पूछा जाता है कि जैसे प्रोटीन में क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट में हमारे प्रोटीन का मतलब यानी पनीर का क्या महत्व है, तो क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है, कैल्शियम और वसा का स्रोत होता है। फूड साइंस, जैसे दूध प्रसंस्करण का प्रमुख उत्पाद होता है। दूध का चयन और तैयारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध की चयन और तैयारी करेंगे, दूध का चयन और उसकी तैयारी करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है, सारे स्टेप वाइज स्टेप है, सारे स्टेप जो होते हैं पनीर बनाने के स्टेप सारे अरेंज करने के लिए आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको जब सारे स्टेप का अच्छे से मतलब डिस्क्राइब होगा, सारे स्टेप के बारे में अच्छे से पता होगा, तो जो एग्ज़ाम टाइम पे आप अच्छे से ईजिली तरीके से अरेंज कर पाएंगे। पहला हमारे इसको ध्यान से पढ़िए, जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या होता है, इसमें आप दूध का चयन करेंगे, यानी कि ऐसे दूध का चुनाव करेंगे, ऐसे दूध लेंगे जो पनीर बनाने के लिए उपयुक्त होगा। ताज़ा दूध लेंगे, ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाला दूध चुनना आवश्यक है। दूध को 72 पूछा जाता है कि पनीर बनाने में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पार्श्वीकरण करना चाहिए, यानी पकाना चाहिए, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर,
72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने डिग्री पर करना चाहिए, यानी दूध का जो आपको उबालना है तो कितने डिग्री पर पहले गर्म करना चाहिए। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड स्टेप क्या है, खमीर मिलाना। खमीर बनाना क्या होता है, यानी उसको जमाना। दूध में रेनेट या खमीर मिलाकर दूध को जमाया जाता है। जैसे दूध में आमतौर पर विनेगर डाला जाता है या खमीर मिलाकर दूध को क्या किया जाता है, जमाया जाता है। पहले कितने तापमान पर और कितने समय के लिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने तापमान पर और कितने टाइम के लिए। तो तापमान नियंत्रण, जैसे कि समय है 30 से 45 सेकंड के लिए, 30 से 45 मिनट के लिए। थर्ड स्टेप हमारा है दही काटना और उसको छानना। जमा लिया हम और उसको काटेंगे और उसको छानेंगे। कैसे, जमा हुआ दही काट कर पानी अलग करेंगे, यानी जो पानी होता है उसका छाछ होता है उसको निकाला जाता है। देन क्या करते हैं, दबाव और नमक मिलाना है। फोर्थ स्टेप हमारा है, जैसे कि ये आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। दबाव और नमक मिलाना, फोर्थ स्टेप हमारा है, दबाव डालेंगे और नमक मिलाएंगे। दही में दबाव डालकर पानी मिलाते हैं, यानी जो दही है उसमें दबाव डालेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे और नमक मिलाते हैं। क्या क्या मिलाते हैं, दही में दबाव डालकर पानी मिलाते हैं, पानी उसका निकालते हैं, दही में दबाव डालकर जो उसका बचा हुआ पानी होता है, एक्सेस पानी होता है, उसको निकालेंगे और उसमें नमक मिलाएंगे। देन क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप दबाव और नमक मिलाना। दूध चयन और पाश्चुरीकरण क्या होता है, यानी जो पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चराइजेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पाश्चराइजेशन क्या होता है, ब्राउनिंग क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट थी टर्मिनोलॉजी, ये सारी क्लासें हो चुकी हैं। तो एक बार आप वो क्लास रिवाइज करिए ताकि चीज़ें आपको आगे समझ में आती रहेंगी। पीछे की क्लासें आप सारी रेगुलर तरीके पे आप अगर देख लेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, यानी समझने में आसानी होगी। दूध चयन और जो पाश्चराइजेशन होता है वो क्या होता है, यानी ताज़ा दूध का चयन करना। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चुरीकरण करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। खमीर मिलाना और दही मिलाना, यानी रेडनेट या खमीर मिलाकर दूध जमाया जाता है। फिर जमे हुए दूध को काट कर उसका जो पानी होता है, एक्सेस पानी होता है यानी छाछ होता है, उसको अलग किया जाता है। दबाव और नमक मिलाना, दही पर दबाव डालकर, यानी कि दही पर हम दबाव डालकर अतिरिक्त पानी निकालेंगे। जो जमा हुआ दही है उस पर किसी प्रेशर से यानी किसी चीज़ से दबाव डालेंगे तो जो उसका एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा, हम नमक मिलाकर उसको स्वाद इन्हेंस करेंगे और उसकी जो प्रिजर्वेटिव होती है यानी कि उसको संरक्षित करेंगे, किसको, पनीर को। नए खाद्य उत्पाद विकास के चरण, ये क्या हो सकते हैं, स्टेज ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है, नए खाद्य उत्पाद विकास क्या होता है। जैसे कि पहले स्टेप में उपभोक्ता जो होते हैं उनको ज़रूरतों को पूरा करना, सारे स्टेप अरेंज करने के लिए आते हैं, तो आप सारे स्टेप अच्छे से ध्यान से देखिए। जो पहला स्टेप है हमारा होता है, इसका परिचय पहले क्या होता है, उपभोक्ता के जो होते हैं, उपभोक्ता ज़रूरतों को पूरा करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, व्यवसाय का विस्तार करना। इसका फर्स्ट में क्या होता है, यानी जो इसके स्टेज होते हैं इसके भी स्टेप अरेंज करने के लिए आते हैं कि नए उत्पाद, अगर आप नए फूड का कोई भी उत्पाद करने जा रहे हैं तो उसके स्टेप क्या हैं, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे। सारे स्टेप अरेंज करने के लिए एग्ज़ाम में यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें स्टेप अरेंज करने के लिए काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नए उत्पाद के विचार विभिन्न स्रोतों से आते हैं। जब आप कोई भी
कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी आइडिया जनरेशन, यानी स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, स्टेज आइडिया जनरेशन, यानी कि नए उत्पादों के विचार विभिन्न स्रोतों से आते हैं। जब आपको विभिन्न चीज़ों के मतलब विभिन्न, एक चीज़ नहीं है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया आया तो आप उस पर सीधा काम नहीं करेंगे, आपको समझ मतलब कई सारे स्रोत, आपको आपके सामने कई सारे स्रोत होने चाहिए कि उसमें सबसे बेस्ट स्रोत का चुनाव करना चाहिए। तो नए उत्पाद के लिए नए उत्पाद के विचार विभिन्न स्रोतों से आते हैं। ग्राहक सुझाव, बाजार अनुसंधान, प्रतियोगी विश्लेषण या तकनीकी नवाचार। सेकेंड स्टेज क्या हमारी होती है, सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना होता है, उत्पाद की व्यवहार्यता जांचना, यानी चेकिंग प्रोडक्ट जो आप करने जा रहे हैं उत्पाद, उसकी व्यवहार्यता कैसी है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना होता है। उसी में क्या होता है, लक्षित उपभोक्ता निर्धारण, अवधारणा का प्रारूप चेक करेंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन करेंगे। थर्ड हमारा क्या है, उत्पाद डिजाइन और सूत्रीकरण। उत्पाद डिजाइन और सूत्रीकरण कैसे करेंगे, उत्पाद का डिज़ाइन तैयार करना, जैसे कि आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि उत्पाद का डिज़ाइन तैयार करेंगे और नुस्खा विकसित करेंगे, सामग्री चयन करेंगे, सामग्रियों का चुनाव करेंगे और पोषक मूल्य निर्धारण करेंगे। स्वाद और स्थिरता परीक्षण, यानी स्वाद और स्थिरता को ध्यान में रखेंगे। कोई भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी आप मार्केट में बिजनेस, ये किसी से भी रिलेटेड है, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे आप फूड का हो, टेक्सटाइल का हो या मैनेजमेंट का हो, कोई भी चीज़ आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको ये सारे स्टेप अरेंज करने आने चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करने के बाद ही चीज़ें मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। ये स्टेप जो होते हैं ये यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है उस पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी आप मार्केट में चीज़ें लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जो थर्ड स्टेप हमारा है उसमें क्या होना चाहिए, जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, सामग्री चयन, पोषण मूल्य निर्धारण होना चाहिए। यानी जो भी आप फूड लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई भी मार्केट में फूड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्थिरता, उसका टेस्टिंग करेंगे। कोई भी मार्केट में बिजनेस करने से पहले हम पहले कुछ फूड को ही लॉन्च करेंगे, फिर उससे रिज़ल्ट देखेंगे। अगर उससे रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा, तो मार्केट में बल्क में चीज़ें हम लॉन्च करते हैं। अगर थोड़ी चीज़ों में लॉन्च करने में क्या होगा, आप अपनी जो फूड की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और चीज़ों को कम ज़्यादा करके चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं और बेहतर किए जा सकते हैं। इससे पहले आपको मार्केट में फूड, अगर आप कोई फूड का बिज़नेस करने जा रहे हैं, कोई फूड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पहले थोड़ी मात्रा में ही लॉन्च करेंगे, फिर उससे रिज़ल्ट लेंगे हम। रिज़ल्ट लेने के बाद हम ये रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारा जो फूड है उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, क्या अच्छा इसको लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। उस पर कम ज़्यादा आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके गुण को इन्हेंस कर सकते हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए। फोर्थ हमारा उत्पाद का परीक्षण और बाज़ार में पेश करना। उत्पाद का जो भी करेंगे आप लॉन्च करने से पहले उसका टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद बाज़ार में पेश करना, यानी मार्केटिंग में लॉन्च होता है। उपभोक्ता परीक्षण, उत्पादन प्रक्रिया और विपणन योजना, उत्पादन लास्ट में आता है, उत्पादन लॉन्च करेंगे। इसका आप एक समरी ले सकते हैं, जैसे कि मुख्य चरण इसके क्या हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेट किया आपने, यानी आइडिया जनरेशन किया, इसके बाद स्क्रीनिंग, डिज़ाइन किया, फिर परीक्षण देखा, परीक्षण और वाणिज्यीकरण, यानी परीक्षण उसकी तैयारी की, फिर गुणवत्ता और उपभोक्ता पसंद महत्वपूर्ण, यानी कि उसकी गुणवत्ता, फूड की क्वालिटी और उपभोक्ता को
क्या पसंद है, क्या चीज़ें आनी चाहिए पसंद, क्या नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच करना। लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड सर्विस सिस्टम, यानी खाद्य सेवा प्रणाली किसको कहते हैं। फूड सर्विस मैनेजमेंट यानी फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें खाद्य सेवा प्रणाली कहते किसको हैं। व्हाट इज़ द फूड सर्विस सिस्टम। फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है, भोजन की श्रृंखला का समन्वय करना, ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना, गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना, भोजन की योजना और प्रबंधन। खाद्य सेवा प्रणाली के घटक कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम, यानी फूड सर्विस के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इनपुट कच्चा माल, मानव संसाधन उपकरण, प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या है, इनपुट है, प्रक्रिया है, आउटपुट है, नियंत्रण है। इनपुट में क्या क्या है, कच्चा माल है, मानव संसाधन है और उसके उपकरण हैं। प्रक्रिया में प्रोसेस में यानी खाना बनाना, सेवा योजना। आउटपुट ग्राहक की संतुष्टि देखनी चाहिए और भोजन की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी फूड की क्वालिटी। कंट्रोल नियंत्रण, लागत नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा है ताज़ा भोजन बनाकर तुरंत परोसना चाहिए, यानी जो कमेशरी होती है यानी केंद्रीय रसोई से जो वितरण होता है। रेडी प्रीमेड यानी रेडी होना चाहिए, बाजार से बनाकर ठंडा जमा कर रखना चाहिए, यानी पहले से चीज़ों को, जैसे आप कोई भी फूड सर्विस मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी आप ग्राहक को भोजन परोसने जा रहे हैं, तो उसकी जो प्रिपेयर होती है, जो फूड जो आप बना रहे हैं उसकी जो तैयारी होती है वो आपको पहले से करके रखनी, यानी पहले से बनाकर ठंडा करके जमा कर रखना चाहिए। चीज़ों को पहले से बनाकर ठंडा रखकर रेफ्रिजरेटर में जमा कर रखी जाती है ताकि फूड हमारा ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक चलता है। असेंबली सर्वे तैयार, यानी असेंबली सर्वे क्या होता है, जैसे तैयार भोजन को गर्म करके परोसना। असेंबली सर्वे क्या होता है कि जैसे तैयार भोजन है को गर्म करके परोसना, जैसे आपने क्या किया, पहले से बनाकर उसको फ्रिज में ठंडा करके जमा कर रख दिया है, पहले से बनाया उसको ठंडा किया और जमा कर फ्रिज में रखा है। फिर असेंबली सर्वे आपने तुरंत उसको निकाला, भोजन यानी तैयार भोजन को गर्म करके तुरंत आप परोसेंगे। खाद्य सेवा प्रणाली के महत्वपूर्ण क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, भोजन की जो होती है भोजन की जो गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, लागत और संसाधन जो होते हैं संसाधनों को कुशल और प्रबंधन करता है। खाद्य सेवा प्रणाली का महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भोजन गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, लागत और संसाधनों का कुशल प्रबंधन करता है, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करता है। खाद्य सेवा प्रणालियाँ में जो होती हैं चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं। चैलेंज इन फूड सर्विस सिस्टम, फूड सर्विस सिस्टम में कौन कौन से चैलेंज आते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति और गुणवत्ता में कमी आ सकती है, लागत नियंत्रण में कठिनाई हो सकती है, जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रशिक्षण और प्रबंधन, यानी जो कर्मचारी आपने रखे हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनकी, और प्रबंधन में कमी है। ग्राहक विविधता और मांग, यानी जो ग्राहक आए हैं उनकी कई तरीके से मांग हो सकती है, यानी विभिन्न तरीकों की मांग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है कॉफ़ी बनाने के स्टेप। इम्पॉर्टेंट है कॉफ़ी बनाना, पनीर बनाना, ये सारी चीज़ें जो स्टेप आते हैं। जैसे आप फूड सर्विस मैनेजमेंट यानी कोई भी फूड आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसका जैसे अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए आते हैं। फूड स्पॉइलेज क्या होता है, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज करिए क्योंकि ये सारी चीज़ों से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कॉफ़ी बनाने के स्टेप है, यानी कॉफ़ी बनाने के चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं कॉफ़ी बनाने के चरण? ये यूजीसी नेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी आज चीज़ें पढ़ाई गई हैं ये नेट में जेआरएफ में ज़्यादा पूछी जाती हैं। कॉफ़ी है क्या, पहले हम जानेंगे कॉफ़ी क्या होती है। कॉफ़ी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो भुने हुए कॉफ़ी बीन्स से बनता है, यानी कॉफ़ी जो बीजों से बनता है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो कॉफ़ी है ऐसे बीजों से बनती हुई है। यह दैनिक जीवन में ऊर्जा और ताजगी के लिए उपयोग होती है। यह दैनिक जीवन में क्या, कॉफ़ी से हमें क्या मिलती है? तो ताजगी और एनर्जी मिलती है। इसके स्टेप क्या हैं? पहला स्टेप क्या है? कॉफ़ी हमने समझा, कॉफ़ी क्या होता है, ये चीज़ हमने समझ ली। कॉफ़ी क्या होती है? कॉफ़ी जो होती है एक भुने हुए, मतलब एक बीन्स होते हैं, एक बीज होते हैं, बीजों को पहले भूना जाता है, उनसे तैयार किया जाता है, भुने हुए बीजों से तैयार किया जाता है। कॉफ़ी से क्या मिलता है? एनर्जी और ताजगी मिलती है। कॉफ़ी बनाने का स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया। कॉफ़ी बनाने की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि पहले जो बीन्स हैं यानी कॉफ़ी के जो बीज हैं उनको पहले भूनेंगे और पीसेंगे। देन ताज़े भुने बीन्स से सुगंध आती है। क्यों बीन्स को, जो कॉफ़ी के बीज हैं उनको क्यों भूनेंगे? क्योंकि भुने हुए जो कॉफ़ी में हमें जो फ्लेवर आता है वो भूनने की वजह से ही आता है, भुने हुए बीजों से ही बनाया जाता है ताकि उसमें सुगंध आ सके। सेकंड हमारा क्या है? पानी को उबालेंगे, यानी कि पानी को उबालना कितने टेम्परेचर पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉफ़ी बनाने में। जो आप पानी को उबालते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जो पानी को आप बॉईल करते हैं, कॉफ़ी बनाने का सेकंड स्टेप है। जो आप कॉफ़ी बनाने में पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 90 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक आइडियल टेम्परेचर होता है। थर्ड हमारा क्या है? पीसी हुई कॉफ़ी को फिल्टर में डालना, यानी कॉफ़ी आपने पीस लिया, कॉफ़ी पीसने के बाद आप उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। कितने अनुपात होना चाहिए कॉफ़ी में? सही अनुपात इसका होना चाहिए 1:15, यानी 1 से 15 तक। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? उबला हुआ पानी धीरे धीरे डालेंगे, यानी जो पानी हम उबालेंगे तो उस पानी को हम धीरे धीरे करके उसमें डालेंगे। फिफ्थ क्या है हमारा? छानना और भूनना, यानी छानेंगे, कॉफ़ी को छानेंगे या ब्रू करना, यानी छानना। पहले कॉफ़ी को हमने पानी उबाला, पानी में धीरे धीरे डाला, उसको एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, फिर उसको छानेंगे। छानने के बाद क्या करेंगे? परोसना, कॉफ़ी को कप में डालकर परोसना। एक समरी तौर पे दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में कॉफ़ी के बीन्स को भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, पीसना और पानी में उबालेंगे, फिल्टर में डालना। सेकंड हमारा है उबालना, उबालेंगे पानी को उबालेंगे। फिर फिफ्थ कौन सा है? कॉफ़ी को छानेंगे। सिक्स क्या है? कॉफ़ी परोसेंगे। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि फूड स्पॉइलेज क्या होता है, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, जो फूड सर्विस मैनेजमेंट यानी कि जो फूड आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी आपको तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके स्टेप क्या होनी चाहिए। जो भी आप फूड को परोसेंगे, फूड परोसने से पहले आपको फूड की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कितने स्टेप हैं, सारे स्टेप आज हमने रिवाइज़ किए हैं। कॉफ़ी बनाने के स्टेप कौन कौन से होते हैं, अंडा जो हमारा होता है, अंडे की भूमिका पाक कला में क्या हो सकती है, अंडे में कौन कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं, अंडे का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आज के इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई हैं। आई होप एक बार आप रिवाइज़ करिए चीज़ों को, और रिवाइज़ करने के साथ साथ PYQ सॉल्व करिए, तो हमारा फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन डाइटिक्स काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम अब PYQ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो 2 यूनिट हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट से जो और न्यूट्रिशन डाइटिक्स से क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करेंगे।
तो आप जुड़े रहिए जय की क्लास को। कल फिर मिलेंगे। आज की जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कराई गई हैं तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, रिवाइज करिए। PYQ भी आप सॉल्व करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारा कुछ जो सिलेबस रह जाता है वो PYQ जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि कैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी उसके थ्रू भी पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें हमारी 1-2 चीज़ें रह गई हैं PYQ के थ्रू सॉल्व होंगी और 1-2 क्लास लेके हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आज काफ़ी सिलेबस हमने कवर किया है, काफ़ी चीज़ें हमने समझी हैं। तो आप जुड़ना मत भूलिए। सारी क्लास आपको UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, सारी क्लास आपको फ्री हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब पूरा स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारे PYQ कराए जाएंगे। चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, TGT की PGT की, होम साइंस से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आप एक बार जुड़ना मत भूलिए। जय की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ पढ़िए और एनर्जी को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। आप दिन में थोड़ा ही पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप जो नोट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते चाहिए 1 लाइनर के, वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प होगी। बाकी चीज़ें आपको जो वीडियो हैं और जो आपके PDF हैं सारे टेलीग्राम में और YT पे भेज दूँगी। तो आप एक बार उनको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।